करेंगे। लेसन नंबर 1 है पार्ट 2। कल आपने कूलाम का नियम पढ़ा था, सबको याद भी होगा। और आपने कहा था कि इन दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला जो वैद्युत बल होता है, उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। आपने पढ़ा था कल कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 बटा में R²। देखिए कल आपने ये भी पढ़ा था कि इसके सदिश रूप में अगर लिखना है, सदिश रूप में, तो F आपका सदिश राशि होता है, तो वेक्टर F बाकी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। वैसे ही आवेश सदिश राशि है, दूरी वैसे ही, वेक्टर R आप वैसे लिखे थे। और आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ, कूलाम के नियम का महत्व भी तनी जान जाइए। कूलाम के नियम का महत्व आपसे कोई पूछेगा तो आप इसके बारे में क्या बताएंगे। चलिए हम लोग देखते हैं कूलाम के नियम का महत्व। बाबू देखो, जब भी पूछा जाए बात को कि कूलाम का नियम का महत्व क्या है और इस नियम का हम लोग प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो पहले तो जान गए कि कूलाम का नियम बिंदु आवेश के लिए ही लागू होता है। कूलाम का नियम जो बिंदु आवेश है उसके लिए ही लागू होता है। यह भी बात आपको जानकारी हुआ। देखो ये बिंदु आवेश है Q1 Q2, इसी के लिए कूलाम का नियम लागू होता है। दूसरा बात आप जानेंगे कि यह नियम छोटे परास की दूरियाँ, छोटे परास की दूरी माने छोटा जो दूरी होती है, जैसे 10 के ऊपर -12, 10 के ऊपर -11 मीटर तक लागू होता है। और नाभिकीय दूरी तो आप जानते हैं, परमाणु के नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है? परमाणु के नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है? कितना होता है? 10 के ऊपर -15 होता है। 10 के ऊपर -15 होता है, आपका याद होगा आपको। देखो बड़ी दूरी के लिए भी इसका हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, बड़ी दूरी के लिए भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा कल आप पढ़े थे वैद्युत, अभी मैं कल बात कर रहा था तो एक लड़की प्रश्न की थी कि सर आपने कहा था कि जो वैद्युत आवेश होते हैं उसके सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन होता है, इसका मान देखना 10 के ऊपर -15 होता है, और फैराडे होता है सबसे बड़ा मात्रक। तो प्रश्न पूछिए कि फैराडे क्यों होता है और फैराडे में कूलाम का मान कितना होगा। जैसे आपने फ्रैंकलिन में कहा 10 के ऊपर -15 कूलाम होता है, तो उसमें कितना होगा बताएंगे आप लोग? बताएंगे? नहीं बताएंगे तो सुनिए, ये तो आप पढ़े होंगे। 96,500, 96,500 बुला गए। एक फैराडे में कितना कूलाम? 96,500, उतना ही हम लोग रखते हैं। चलिए, तो आपने क्या देखा, अगर आपसे कोई पूछे कि कूलाम का नियम का प्रयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो जो छोटा दूरी है बाबू, छोटा दूरी के लिए प्रयोग कर सकते हैं। माने दो अगर बिंदु आवेश है ये वाला, अगर इनके बीच की दूरी 10 के ऊपर -11 मीटर से अधिक है, तभी आप इसका यूज कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। जो नाभिकीय दूरी, परमाणु के नाभिक की दूरी, यानी परमाणु के नाभिक की त्रिज्या, आज सब लोग याद करो, 10 के ऊपर -15 होता है, इसके लिए भी आप कर सकते हैं। और जो बड़ी दूरियां होती है, बड़ी दूरियों के लिए भी हम लोग कूलाम का नियम का प्रयोग कर सकते हैं। तो कूलाम के नियम का प्रयोग सब लोग को याद होना चाहिए। जब भी बात आपके पूछेगा कि कूलाम के नियम का क्या महत्व है, तो इसके बारे में आप बता सकते हैं, बता देंगे सब लोग। अच्छा, कूलाम के नियम पर आधारित आपको क्वेश्चन बहुत अधिक मिलेंगे। आपको जब चैप्टर आप लगाइएगा, जाकर खूब घर पर प्रैक्टिस करिएगा। मौसम खराब है, घूमने की ज़रूरत नहीं है, खाली दिन भर आपको किताब हाथ में होना चाहिए, दिन में पढ़ते रहिए। यही मौका है कि पढ़ाई में आप नंबर 1 स्थान हासिल करें। तो लगाएंगे तो खूब अच्छा आपको लगेगा कि कूलाम के नियम का प्रयोग करके आप न्यूमेरिकल को कैसे लगाएंगे, कूलाम के नियम का प्रयोग करें। ठीक है, मान लीजिए मिटा रहा है कि कूलाम के नियम का प्रयोग करके आप न्यूमेरिकल को लगाएंगे। मान लीजिए आपसे कोई क्वेश्चन कहा कि दो बिंदु आवेश हैं, जो दो बिंदु आवेश हैं जिनके आवेश 10 कूलाम और 20 कूलाम है। दो बिंदु आवेश हैं जिनके आवेश 10 कूलाम और 20 कूलाम है, उनके बीच का दूरी 20 मीटर है या 20 सेंटीमीटर है, जो भी कहिए, चलो 20 सेंटीमीटर कर लेते हैं। तो उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल बताइए। तो क्या क्वेश्चन में कहा गया कि दो बिंदु आवेश हैं जिनका आवेश 10 कूलाम और 20 कूलाम है, और इनके बीच का दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इनके बीच में लगने वाला बल आपको बताना है। जरा सोच के बताओ। जब इसको हल करेंगे तो हमारे पास दो बिंदु आवेश दिया है, Q1 का मान लो दे दिया 10 कूलाम, Q2 का मान लो दे दिया 20 कूलाम,
अगर माइक्रो होता है तो 10⁻6 लिख ले। इनके बीच की दूरी, जैसे अगर फिगर बनाते हैं तो यहाँ पर Q1 है, यहाँ पर Q2 है, इनके बीच की दूरी को R से, R का मान लो कह दिया 20 सेंटीमीटर, R का मान दे दिया 20 सेंटीमीटर। लेकिन सेंटीमीटर को आपको मीटर में बदलना बहुत अनिवार्य है, तो आप इसको 20 को 100 से भाग दे देंगे तो ये मीटर में आपका बदल जाएगा। एक जैसे 0 काट लो, ऊपर लेके जाओगे तो 2 × 10⁻1 इतना मीटर आपके पास हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। चलो अब आपसे क्या पूछ रहा है बाबू, बल पूछ रहा है, तो यह बराबर बल पूछा तो यह बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R²। चलो इसका मान सबको मालूम है, 9 × 10⁻9 इंटू Q1 का मान 10 इंटू Q2 का मान 20 इंटू R का मान कितना है, 2 × 10⁻1 2 × 10⁻1 और 2 × 10⁻1 डबल लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर जो है। ठीक है, 2 से काटेंगे 5 बार में, 2 से काटेंगे 5 बार में, तो ये क्या होगा 20 है। चलो तो कितना हो जाएगा, 10 × 50। अब 50 में 9 से गुणा करोगे तो 9 × 5 = 45। चलो पूरा गुणा कर ले तो 450 लिख लो। गुण है, ये 10 के ऊपर 9 है और एक ये है, एक ये है, दोनों जाएगा तो +2 हो जाएगा, माइनस में नीचे ऊपर जाएगा तो प्लस, तो 10 के ऊपर 9 × 10 के ऊपर 2 तो आ जाएगा 450 × 10 के ऊपर 9 2 11। अच्छा दशमलव यहाँ पर है, इसको अब यहाँ पर लेकर आएंगे तो 4.5 गुणे, देखो 10 के ऊपर और 2 बढ़ जाएगा प्लस के साथ, तो आपके पास आ जाएगा 4.5 गुणे 10 के ऊपर 13, इतना न्यूटन आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका मान आ गया 4.5 गुणे 10 के ऊपर 13। समझ में आया कि नहीं आया, एकदम आप लगा सकते हैं। सब लोग अपने कॉपी पर नोट किए भी होंगे, देखते भी चलिए आप लोग कैसे इसको आप बताएंगे। तो अगर आपसे कोई भी पूछे कि कूलाम के नियम पर आधारित न्यूमेरिकल, तो ऐसे ही आपको सवाल दिया रहेगा, बहुत ज़्यादा सवाल दिया होगा, माइक्रो कूलाम करके दिया गया होगा, और इस तरीके से जो बच्चे होते हैं सब बताते चले जाते हैं। चलिए आइए, अब हमारे पास है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, माने न्यूटन का सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम। न्यूटन का सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम, न्यूटन का सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम, न्यूटन का सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम। अगर इसके बारे में कोई आपसे पूछे तो क्या कहेंगे, याद है आप लोग का, बोलेंगे क्या कहेंगे? सुनो, कि दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कि दो पिंडों के बीच, 2 पिंड आपके पास है, एक का द्रव्यमान m1 है, एक का द्रव्यमान क्या है m1 है, दूसरा का द्रव्यमान क्या है m2 है, और इसका बीच की दूरी क्या है r है। कि 2 पिंडों के बीच कार्य करने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उसके बीच के जो दूरी होता है उससे दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। लेकिन एक बात जरूर याद रखना कि जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है यह हमेशा आकर्षण होता है, प्रतिकर्षण कभी नहीं होता है, हमेशा क्या होता है, आकर्षण होता है। चाहे यम दोनों पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, निगेटिव तो होता ही नहीं है, यम कभी भी निगेटिव नहीं होता, यम द्रव्यमान है, द्रव्यमान कभी बदलता भी नहीं है। चाहे आप यहाँ पर ये चाहे चंद्रमा पर जाइए, हालांकि भार बदल जाएगा, आपका भार अगर यहाँ पर 60 है तो वहाँ पर जाएंगे चंद्रमा पर या अंतरिक्ष में तो उसका जितना भी भार होगा उसका 1/6 हो जाता है, तो 60 है तो 60/6 हो जाएगा, 10 न्यूटन का आपका भार वहाँ पर हो जाता है, लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलता। ये बताइए, जब समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो जी नियतांक होता है, कैपिटल जी नियतांक होता है, कैपिटल जी का होता है, नियतांक होता है, कैपिटल जी नियतांक होता है, जिसे सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं बाबू, जिसे सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। किसको? कैपिटल जी को, कैपिटल जी को सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, जिसका मान 6.67 × 10⁻11 होता है। इसका मात्रक निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे बाबू? मात्रक निकालना है तो जी को ऐसे ही छोड़ो, मात्रक निकालना, जी को ऐसे ही छोड़ दो, इसका इसमें r² होगा, इसमें गुणा कर दो तो f गुणे r² बट्टा में m² हो जाएगा। तो आपका मात्रक न्यूटन, इसके साथ r भी तो है, मीटर², और ये बट्टा में आ जाएगा kg², न्यूटन इंटू मीटर² प्रति kg²। याद हुआ है खुशबू? यहाँ देखो, न्यूटन गुणे मीटर² प्रति kg², किसका मात्रक आ जाएगा? कैपिटल जी का मात्रक हो जाएगा। कैपिटल जी को क्या कहते हैं? सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण
नियतांक। अगर आपके पास क्वेश्चन कोई भी हो तो द्रव्यमान m1 m2 दिया हो, दूरी दिया हो, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछ लूँ यहाँ पर प्रश्न में कि न्यूटन का सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का महत्व बताइए। न्यूटन का सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम का महत्व बताइए। कहाँ कहाँ आप इसका अपने लाइफ में देखते हैं बाबू। सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं, पृथ्वी में लगाती है, पूरे मिला के 8 ग्रह, सबको याद भी होगा। एक मंगल कह दो, एक बुध कह दो, वार हटा दो, वार मंगलवार में से हटा दो, 2 दिन नहीं आता है, खाली सोम और रविवार, बाकी सब हो जाएगा। एक मंगलवार, एक मंगल, एक बुध, एक बृहस्पति, एक शुक्र, एक शनि, एक अरुण, एक वरुण, एक पृथ्वी। यम नहीं कहेंगे, यम को हटा दिया गया है, उपग्रह से उसको हटा दिया गया है। अब अगर आपको प्रश्न पूछे कि यम को क्यों हटा दिया गया तो क्या जवाब देंगे? यम को क्यों हटा दिया गया? 9 ग्रह थे पहले, लेकिन अब यम को हटा दिया गया। तो इसका आंसर सुनो, तुम लोग कुछ नहीं जानते हो यार, अब हम क्या करें, 12 साल से पढ़ रहे हो। यम को इसलिए हटा दिया गया है क्योंकि यम बहुत छोटा ग्रह था, बहुत ही छोटा ग्रह था, उसके अंदर ग्रह की क्वालिटी नहीं थी, इसलिए उसको 9वां जो ग्रह था यम, उसको हटा दिया गया। तो सुनो, सूर्य के चारों ओर सभी क्या चक्कर लगाते हैं? ग्रह। जो ग्रह चक्कर लगाते हैं और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। चलो, ये तो ग्रह की बात हुई। उपग्रह ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उपग्रह ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मान लो तुम लोग कंपटीशन में बैठे और आपसे प्रश्न पूछ दिया कि सबसे पहला किस देश ने अपना उपग्रह स्थापित किया था, कृत्रिम उपग्रह? सर्वप्रथम किस देश ने अपना कृत्रिम उपग्रह स्थापित किया था? तो उसका नाम है रूस। उसका नाम क्या है? देखो कितना अच्छा बात बताते हैं। रूस ने जो अपना पहला उपग्रह स्थापित किया था सन 1957 ईस्वी में, 1957 में, याद रखना 1957 ऐसे लिखोगे, 1957 में उसने क्या किया था, अपना कृत्रिम उपग्रह स्थापित किया। लेकिन एक बात जरूर याद रखना, उस ग्रह का नाम था, उपग्रह का बताएंगे नाम, कोई बताएगा? स्पुतनिक। स्पुतनिक, देखो कितना अच्छा बात बता रहा है। उस ग्रह में जब उपग्रह स्थापित किया तो उसका नाम क्या था? आज से देखो कितने साल पहले की बात हो रही है, 1957 की बात हो रही है, 1957 की बात है ये। और 2000 क्या है, 22 है, 2022 में से 1957 घटा दो, उतना साल की बातें हो रही है। हमको लगता है 25 और ये 25 साल पर 75 साल की बात हो गई, 75 साल पुरानी बात आती है। तो जरा सोच के बताओ, उस समय स्पुतनिक नाम रखा गया था। और इस बार जब कोरोना का वैक्सीन सबसे पहले रूस ने ही कोरोना का वैक्सीन बनाया था, याद होगा आप लोग को, ये भी नहीं याद होगा फिर भी सुन लीजिए। सबसे पहले पूरे विश्व में स्पुतनिक ही उसका नाम दिया गया था, रूस ने ही अपना पहला वैक्सीन बनाया था पूरे देशों में, इसीलिए इसका नाम भी स्पुतनिक पड़ा। तो वैक्सीन का नाम भी स्पुतनिक और उसका कृत्रिम उपग्रह भी स्पुतनिक। और ये भी जान जाओ, रूस क्षेत्रफल के दृष्टि से नंबर 1 स्थान है, सबसे अधिक उसी का क्षेत्रफल है। खैर रूस के बाद छोड़ते हैं, हम लोग आते हैं इसके पास। तो जितने भी उपग्रह होते हैं, ग्रह के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही चक्कर क्या करते हैं, लगाते हैं। चलो, ये तो बात हो गया। समुद्र के अंदर ज्वार भाटा उत्पन्न होता है, याद करो, समुद्र के अंदर ज्वार भाटा उत्पन्न होता है, यह भी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही उत्पन्न होता है। चलो, तो सब न्यूटन गुरुत्वाकर्षण नियम के बारे में कोई आपसे पूछेगा तो तुरंत आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। कई पिंड होंगे तो उनके बीच में। अब आइए वैद्युत क्षेत्र। अब आपको क्या पढ़ना है? वैद्युत क्षेत्र पढ़ना है। तो वैद्युत क्षेत्र आप सबको याद भी होगा, वैद्युत क्षेत्र सबको याद भी होगा। बताइए, कोई बताएगा वैद्युत क्षेत्र किसे कहता है? हाँ, नहीं, वैद्युत बल की बात करेंगे ना, वैद्युत क्षेत्र की बात हो रही है। चलिए, वैद्युत क्षेत्र की बात हो रही है बाबू। तो अगर आपसे कोई पूछे इलेक्ट्रिक फील्ड, अंग्रेजी में कहते हैं इसको, कि वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे? वैद्युत क्षेत्र की बात हो रही है तो आप कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में है कि कोई पिंड है, कोई क्या है, पिंड है, किसी पिंड के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक हम लोग किसका अनुभव करते हैं, वैद्युत बल का अनुभव करते हैं, वैद्युत बल का अनुभव करते हैं, तो उस क्षेत्र को हम लोग कहते हैं कहाँ रहे हैं? कुछ नहीं। चलिए, तो वैद्युत बल की बात होगी, माने किसी भी बिंदु है, कोई भी आवेश है, उसके चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक हम लोग वैद्युत बल का क्या करते हैं, अनुभव करते हैं, उसको हम लोग वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। चलो, इसको ही सब प्रदर्शित करते हैं। ये बताओ सब लोग, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहता है?
बोलो बोलो। चलिए तो यह ई बराबर वैसे तीव्रता को अंग्रेजी में ई से प्रदर्शित करता है एफ अपान क्यू। जो सब लोग याद करो। देखो एकांक आवेश पर लगने वाला जो बल होता है उसी को हम लोग कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसे हम लोग कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। यानी ई बराबर होता है एफ अपान क्यू जीरो। ई बराबर होता है एफ अपान क्यू जीरो। याद होगा। तो इसको एफ को हम लोग कहते हैं बल। एफ को क्या कहते हैं? बल। क्यू जीरो को क्या कहते हैं? परीक्षण आवेश। तो बल और जो परीक्षण आवेश होता है इसके अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। बल एफ को क्या कहते हैं? बल। और जो क्यू जीरो होता है इसको क्या कहते हैं? परीक्षण आवेश। तो यहाँ पर ग्रुप पे देखो तो उनको मायूसी नहीं है। देखो एक बात और बता देते हैं, आप तनी उत्साह में रहिए। माने घर पर भी पढ़िए, यहाँ पर भी पढ़िए। जिंदगी है यार, नहीं आखिर हम लोग पढ़ेंगे नहीं तो क्या करेंगे? ठीक है, तो सुनो, इसको याद करो। रिवीजन कराया जा रहा है कि कुछ भी था याद होता चला जाएगा। पेपर में भी क्वेश्चन ना छूटे, पूरा लिख करके आना है, रिकॉर्ड स्थापित करना है। समझ रहे बात को? तो बल और जो परीक्षण आवेश, देखो परीक्षण आवेश को क्यू जीरो से प्रदर्शित करते हैं। बल और जो परीक्षण आवेश होता है इसका अनुपात को हम लोग वैद्युत क्षेत्र क्या कहते हैं? तीव्रता कहते हैं। यहाँ पर देखो सब लोग, पिंकू सीधा बैठो। हाँ, निहुर के नहीं बैठा जाता है बाबू। कमर पीछे बार बिक देगा तो फिर माई बाप का दवाई कराओगे पड़ी। मात्रा क्या होगा? ये आपको क्या कहता है? न्यूटन। ये आपको क्या कहता है? न्यूटन। और क्यू को क्या कहता है? कूलाम। न्यूटन प्रति कूलाम इसका मात्रक हो जाएगा। ये आपको क्या कहेंगे? न्यूटन। और क्यू जीरो क्या कहेंगे? कूलाम। न्यूटन प्रति कूलाम इसका क्या आ जाएगा? मात्रक हो जाएगा। किसका? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। चलिए, तो जो ये आपका अदिश राशि होती है ये भी जानिए। अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे इस पर तो बता सकते हैं ना सब लोग। मान लो कोई कहा कि एक पिंड का बिंदु आवेश 2 × 10⁻⁴ कूलाम है। एक मान लो कोई बिंदु आवेश है जिसका मान आपका दिया गया है 2 × 10⁻⁴ कूलाम। 2 × 10⁻⁴ कूलाम तथा उस पर 50 न्यूटन का बल लगाया जाता है। उस पर कितना न्यूटन का बल लगाया गया? 50 न्यूटन का बल लगाया गया। तो वैद्युत क्षेत्र बताइए कितना होगा? तो वैद्युत क्षेत्र बताइए कितना होगा? चलिए इसको कैसे हल करेंगे? Q का मान आपके पास है 2 × 10⁻⁴ कूलाम। 2 × 10⁻⁴ कूलाम। ये आप कितना आपका है? 50 न्यूटन। और E आपको क्या करना है? निकालना है। तो आपको याद होगा कि E बराबर एफ अपान क्यू होता है। क्यू जीरो या क्यू जो भी कहिए, क्यू भी कह सकते हैं, क्यू भी जीरो कह सकते हैं। तो जहाँ एफ है तो आप 50 दिया है, 50 है। नीचे आपका है 2 × 10⁻⁴। 2 से काटोगे 25 बार में तो 25 × ऊपर लेके जाओगे 10⁻4 और ई है तो ई का मात्रक यहीं से निकल जाएगा। ये आपका मात्रक क्या होता है? न्यूटन। तो सुनो याद करो, ये आपका मात्रक न्यूटन। तो न्यूटन लिख लो। और क्यू जीरो का मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो न्यूटन प्रति क्या आ जाएगा? कूलाम हो जाएगा। बहुत छोटा सा सवाल था, आप सभी लोग लगा सकते हैं। कोई दिक्कत है बताओ? इस तरीके से सवाल आपसे पूछा जाता है, सब बच्चे लोग बता सकते हैं। बिंदु आवेश तो जानते ही होंगे। बिंदु आवेश सब लोग को याद होगा कि जब कोई भी आवेश बिंदु आकार का, अब बिंदु आकार का मतलब है कि 10 के ऊपर -6 कूलाम दे दिया, 10 के ऊपर -12 कूलाम। इसको तो बहुत छोटा आकार हुआ ना, माइनस में दे रहा है। तो जब कोई भी आवेश हो उसका आकार अगर बिंदु के समान है तो उसको बिंदु आवेश कहते हैं। पिंकू तो बताओ बिंदु आवेश किसे कहते हैं? उदाहरण में 10 के -6 कूलाम हो गया, 10 के -12 कूलाम हो गया, 10 के -15 कूलाम हो गया। जितने माइनस में दिखा रहा है सब बिंदु आवेश होगा। चलिए, परीक्षण आवेश आपको याद है? नहीं, वह आवेश जिसका कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? परीक्षण आवेश कहते हैं। वह आवेश जिसका कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। देखो अब आपकी डेरिवेशन शुरू हो रहा है यहाँ से। अगर मैं आपसे कहूँ कि आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता का सूत्र स्थापित कीजिए। आप आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता का सूत्र स्थापित कीजिए। चलो सब लोग याद रखेंगे। कहा? आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का सूत्र। आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। चलो, आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है? सब लोग जानते होंगे,
कि ई बराबर, जब भी देखो जब भी बात बैच की तीव्रता के कहेगा तो आपको ई बराबर लाना है। तो ई बराबर होता है 1/4πε0 क्यू बटा आर स्क्वायर। ई बराबर होता है 1/4πε0 क्यू बटा आर स्क्वायर। तो सुनो ध्यान से, चलो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास दो आवेश होगा, एक क्यू होगा और एक क्या होगा, क्यू जीरो होगा। दो आवेश होंगे, क्यू होगा, क्या होगा, क्यू जीरो होगा। इनके बीच के दूरी को हम लोग क्या मान लेंगे, आर मान लेंगे। इनके बीच की दूरी को आर मान लेंगे। आप उसमें लिखेंगे कि मेरे पास दो बिंदु आवेश हैं, एक बिंदु आवेश क्यू है, दूसरा बिंदु आवेश क्यू जीरो है, इनके बीच की दूरी आर है। इतना लिखने के बाद अब आइएगा कूलाम के नियम से। किसके नियम से? देखो आपको कहाँ सिद्ध करके लाना है, आपको आइए सिद्ध करके लाना है बाबू। ई बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। देख लो, यही आपको सिद्ध करके लाना है। यही आपका बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है। ई बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू बटा आर स्क्वायर। 1/4πε0 क्यू बटा, देखो यहाँ पर आवेश के कारण क्या है तो क्यू आ गया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात कर रहा है तो ई आ गया। अब आपको इसको सिद्ध करके कैसे दिखाना, देखिए सबसे पहले आप कूलाम के नियम से आ जाइए। तो यह बराबर क्या होता है 1/4πε0 Q1, तो Q1 के जगह पर Q मान लो, Q2 की जगह पर Q0 मान लो, और नीचे आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर मान लो। समीकरण नंबर 1 क्या होगा, क्या बराबर 1/4πε0 Q0 बट्टा में आर स्क्वायर। समीकरण नंबर कितना हो गया, 1। चलिए किसके नियम से आप लिए हैं, कूलाम के नियम से। चलो अभी आप सूत्र एक भी पढ़े थे कि Q0 के कारण, भाई Q0 परीक्षण आवेश है ना, तो परीक्षण आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र ई बराबर क्या होता है, एफ अपान Q0। ई बराबर एफ अपान Q0, जहाँ एफ है तो आई पूरा रखा जाएगा ये वाला। अब तो एफ लिखा नहीं जाएगा, एफ की जगह पर ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं उसको लिखना है आपको। तो 1/4πε0 Q0 बटा में आर स्क्वायर, नीचे पूरा का बटा में Q0, तो Q0 से Q0 कैंसिल। तो ई बराबर आपके पास आ गया बाबू 1/4πε0 इंटू क्यू बटा में आर स्क्वायर। यही आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। बोलो सब लोग बना लोगे का, बहुत सिंपल आपका है, देख लो ध्यान से इसको। एक बार कूलाम के नियम से आप लेंगे, यह बराबर 1/4πε0 Q0 बटा में आर स्क्वायर। तो Q0 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालोगे, तो ये बराबर एफ अपान Q0। एफ के जगह पर जो आपके पास है 1/4πε0 Q0 बटा आर स्क्वायर, और नीचे आपके पास Q0 से Q0 कैंसिल। ये बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। इस तरीके से अगर आपसे कोई पूछे तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। चलिए आप इसमें देख सकते हैं कुछ बातों को, और आपसे कोई सवाल पूछे तो कैसे हल करेंगे। मान लो आपसे कहा कि एक पिंड का बिंदु आवेश 10 माइक्रो कूलाम है तथा उनके बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना। देखो मिटा रहे हैं, ठीक है, सब लोग सीख गए हैं ना। देखो वही सूत्र होता है, बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। अगर मान लो क्वेश्चन कहा कि एक बिंदु आवेश का मान, एक बिंदु आवेश का मान 10 माइक्रो कूलाम है तथा इनके बीच का दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो एक बिंदु आवेश का मान 10 माइक्रो कूलाम है, तो वैद्युत क्षेत्र बताइए। तो वैद्युत क्षेत्र बताइए। चलिए हल करते हैं हम लोग इसको। कैसे हल करते हैं, ये 10 माइक्रो कूलाम है, तो जब भी कूलाम की बात करेगा तो क्यू का मान होगा, क्यू बराबर आप लिखेंगे 10 माइक्रो कूलाम। 10 माइक्रो का मतलब 10 को माइनस 6 कूलाम, 6 में से घट जाएगा तो 10 को माइनस 5 हो जाएगा। और 10 सेंटीमीटर है बाबू आर, दूरी जब कहता है तो आर लिखते हैं 10 सेंटीमीटर, तो मीटर में बदल दो तो 10 को माइनस 2 लिखते हैं ना मीटर में बदलने के लिए। 100 से भाग देंगे वही ऊपर जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा, तो ये घट जाएगा तो ये गुण है 10 को माइनस 1 मीटर हो जाएगा आपका। कहाँ निकालना है, एफ का मान। तो एफ बराबर क्या होता है, ई का मान निकालना है ना। तो ई बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर।
तो इसका मान पूरा भर दो। 9 गुना 10 के ऊपर 9 गुना क्यू का मान इतना भर लो 10 के ऊपर -5। आर का मान भर लो 10 के ऊपर -1 गुना 10 के ऊपर -1 डबल। चलिए 9 लिखो, ये 5 9 में 5 गिरा दो 10 के ऊपर 4। देखो -1 नीचे -2 ऊपर जाएगा तो +2, तो आपका हो जाएगा 9 गुना 10 के ऊपर 6 और यहाँ पर न्यूटन आ जाएगा। न्यूटन प्रति कूलाम आएगा। भाई से कहते होता है कि मन क्या होता है न्यूटन प्रति कूलाम, तो आ गया। समझे? बताओ एक बिंदु आवेश के कारण। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। वैद्युत क्षेत्र के भौतिक अभिप्राय। वैद्युत क्षेत्र के भौतिक अभिप्राय, तो आपको याद होगा कि माने वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि होता है और इसका मात्रक वोल्ट प्रति कूलाम भी होता है। इसका प्रयोग अनेक प्रकार के वैद्युत क्षेत्र वाले स्थानों पर किया जाता है, ये भी बता सकते हैं आप। उसके बाद से एक प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी वैद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक फोर्स या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं भी इसको कहा जाता है। तो सब लोग को याद होगा कि जब भी बात करेगा वैद्युत बल रेखाओं के बारे में तो आप इसको क्या कहेंगे? वैद्युत, ये बात मत करो, क्यों बात करते हैं? जब आप कहते हैं सर पढ़ाइए रिवीजन कराइए तो फिर क्यों बात करते हैं? काहे हमको चिल्लाते हैं इतना? बताइए, चिल्लाएंगे आकर एक दिन में पता चल जाएगी। बात समझ रहे हो? बोलना बहुत आसान है बाबू, लेकिन कोनो टॉपिक पर बोलना अगर आसान होता तो आप लोग स्कूल में कई बार जाकर बोले होते, है कि नहीं बात ऐसा? लेकिन आसान नहीं, तभी तो नहीं बोले आज तक। अभी मत कहिए सर धमकी दे रहा है। अगर आसान होता तो बोले होते, नहीं आसान है तभी तो नहीं बोल पाए। चलिए, तब वैद्युत बल रेखाएं आपसे कोई पूछेगा तो क्या कहेंगे? तो आप देखो, ये होता नहीं है, कल्पना किया जाता है। जो वैद्युत बल रेखाएं होती है इसकी क्या की जाती है? कल्पना की जाती है। तो आप कहेंगे वैद्युत बल रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं होती है जो, याद करो, जो किसी धातु के जो धन आवेश होता है उससे निकलती है। देखो अगर यहाँ धन आवेश है तो इससे निकलती हुई प्रतीत होगी, ये निकलती हुई जा रही है, देख रहे हो ना? वैद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती है जो धन आवेश से निकलती है। जो धन आवेश से क्या होती है? निकलती है, और ऋण आवेश में जाकर क्या होती है? मिल जाती है। देखो ऋण आवेश है ना, तो ऋण आवेश में जाती हुई, ऋण आवेश में मिलती हुई, ऋण आवेश में प्रवेश करती हुई आपको दिखाई देती है। तो वैद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती है जो धन आवेश से निकल रही है। देखो, जो धन आवेश से क्या हो रही है? निकल रही है, और ऋण आवेश में जा करके मिल जा रही है। तो वैद्युत बल रेखाएं जब भी आपसे पूछे तो आप कहेंगे वैद्युत, हालांकि होती नहीं है, कल्पना की जाती है कि वैद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती है जो कि धन आवेश से निकलती है और ऋण आवेश में जाकर क्या होती है? मिल जाती है। तो इसे वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। चलो, सबको याद हुआ का? अब उसके बाद से वैद्युत बल रेखाएं के गुण आ जाओ। वैद्युत बल रेखाएं के गुण याद है आपको? आप लोग बता सकते हो ना वैद्युत बल रेखाएं के गुण? बता रहा है इस्तिकार, 4 गुण बताओ इसकी। मास्क नीचे करके बोलो। हाँ बोलो। पहला, समांतर रेखा में चलती है। हाँ बहुत अच्छी बात है। एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। हाँ और अच्छी बात है। हाँ तीसरा, अब जब पास होती है तो प्रबल होती है। हाँ तो लिखा जाएगा ना। देखो कितना अच्छा लड़का याद किया है। पहला यही होता है कि हमेशा ये धन आवेश से निकलती है और ऋण आवेश में जाकर मिल जाती है। दूसरा ये होता है कि एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। तीसरा ये होता है कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती है। चौथा ये होता है कि जब ये क्षेत्र के पास होती है तो प्रबल होती है, और जब दूर जाती है तो क्या होती है? दुर्बल हो जाती है। बहुत आसान था ये। चलिए, वैद्युत फ्लक्स की बात अब आपकी होगी। किसकी बात होगी? वैद्युत फ्लक्स के। बताएंगे आप लोग? ये बताओ वैद्युत फ्लक्स। चलिए, अगला आपका टॉपिक है वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स जिसको आप फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत फ्लक्स जिसे आप फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। तो आप क्या कहेंगे बाबू? कहेंगे किसी भी, टारगेट है 4 दिन का ना, उतना दूसरा दिन है, ध्यान रखना। कल तीसरा दिन थ्योरी समाप्त, परसों केवल न्यूमेरिकल हल किया जाएगा, ठीक है ना? तो कहोगे इसमें कि वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, इसीलिए आप अच्छे से इसको पढ़ते चलिए। आप 56 दिन के बाद क्या मालूम कोई पेपर आ जाएगा तो फिर आपको ये विषय तो पढ़ाया नहीं जाएगा, तब हिंदी वगैरह जौन विषय होगा तो हम पढ़ेंगे। इसलिए जल्दी जल्दी सब तैयारी करते चलिए। चलिए, वैद्युत फ्लक्स कोई कहेगा
तो आप कहेंगे वैद्युत बल रेखाएं माने एकांक क्षेत्रफल से, एकांक क्षेत्रफल से, एकांक मतलब 1 मीटर स्क्वायर, एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली जो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या होती है, एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली जो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या होती है उसी को हम लोग वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसी को हम लोग क्या करते हैं? वैद्युत फ्लक्स। देखो ये वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही है, एकांक क्षेत्रफल से जितने वैद्युत बल रेखाएं गुजरती है उसको वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसको देखो वैद्युत फ्लक्स, फ्लक्स को हम लोग फाई से और वैद्युत को ई से प्रदर्शित करते हैं। इसका सूत्र भी होता है बाबू, फाई ई बराबर ई इंटू ए, ई इंटू ए। ये अदिश राशि होती है, क्यों होती है? क्योंकि कास थीटा आ गया है। जब ये वेक्टर हटाते हैं ना तो ई इंटू ए कास थीटा। अच्छा आपसे कोई पूछ दे बाबू, कोई पूछ दे कि वैद्युत फ्लक्स रेखाओं को सदिश रूप में लिखिए, सदिश रूप में लिखिए तो ऐसे लिखेंगे। जब भी पूछेगा सदिश रूप में लिखिए तो फाई बराबर ई के ऊपर भी वेक्टर, ए के ऊपर भी वेक्टर। और जब सचमुच में सूत्र के रूप में लिखना है तो फाई बराबर जब वेक्टर हटाएंगे तो ई इंटू ए कास थीटा आ जाएगा। अगर लंबवत दिखाएगा कि वैद्युत बल रेखाएं लंबवत है तो थीटा का मान 90, जब 90 करेगा तो सब मान 0 हो जाएगा, क्योंकि कास 90 का मान 0 होता है। कास 90 का मान कितना? 0। जब कास 90 का मान 0, जब यहाँ पर 0 भरेंगे तो इसका पूरा मान कितना आ जाएगा? 0। कुछ बात समझ में आया? चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं बाबू और सीधे चलते हैं वैद्युत फ्लक्स की बीमा वगैरह तो निकालिए लोगे, वैद्युत फ्लक्स की बीमा निकाल लेंगे, निकालिए। देखो बीमा कैसे निकाला जाता है, जैसे फाई ई बराबर ई इंटू ए, ई इंटू ए। ई का बीमा आपको मालूम है? नहीं मालूम है कोई दिक्कत नहीं है, ई का परिभाषा याद है ना, एफ अपान क्यू होता है। देखो बल और कार्य का बीमा सबको याद होना चाहिए, बल और कार्य। बल का बीमा ml t पर -2, कार्य का बीमा, कार्य का बीमा ml स्क्वायर t पर -2। बल में यल के ऊपर दू नहीं रहता है, कार्य में यल के ऊपर दू रहता है। क्यों? क्योंकि कार्य बराबर होता है बल गुणे दूरी, बल गुणे दूरी। तो इस तरीके से आपका इसमें निकल जाता है। ठीक है, तो बल गुणे दूरी है तो बल के लिए ml t पर -2 लिखे हैं, दूरी के लिए l लिख देंगे तो ml पर 2 आ जाएगा। कार्य के लिए, ऊर्जा के लिए, गतिज ऊर्जा के लिए, स्थिति ऊर्जा के लिए, सब के लिए, बल आघूर्ण के लिए, सबका बीमा यही आपका होता है। चलिए तो ई तो नहीं मालूम है तो बटा क्यू, लेकिन ए का तो बीमा आपको मालूम है, एल स्क्वायर होता है क्षेत्रफल है। अभी आपका तो मालूम है आपको ml t पर -2, क्यू का मालूम है आपको ए टी, और यहाँ आपका एल स्क्वायर मालूम है। तो चलिए आपका यम वैसे ही रखेंगे, यल 3 हो रहा है, टी पर ये जा रहा है तो -3 हो रहा है, और ए पर माइनस क्या हो रहा है? ई हो रहा है। देख लो ध्यान से। तो वैद्युत फ्लक्स का बीमा भी आ गया। कौन सी राशि होती है अदिश की सदिश? तो आप कहेंगे सीधे अदिश राशि होती है। सवाल भी आएगा तो लगा सकते हैं, सवाल भी आएगा तो लगा सकते हैं। चलिए एक सवाल हम लोग लगाते हैं, एक सवाल हम लोग क्या करते हैं? लगाते हैं इस पर, वैद्युत फ्लक्स पर। आज तो बहुत ज़्यादा पढ़ना है आपको, चलो अभी कुछ देर और पढ़ेंगे बस, नहीं कल इसको समाप्त कर ही देना है, ये भी ध्यान रखना है चीज़ को। ठीक है, परसों में मिर्कल देखेंगे, फिर उसके बाद से नेक्स्ट डे से आपका दूसरा लेसन चालू होगा। लेकिन आप लोग अवतार वगैरह जो भी खरीदे पूरा सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या हो रहा है भाई? पढ़ लो। याद तो होगा नहीं तुमको कि यदि एक पिंड का क्षेत्रफल 20 मीटर स्क्वायर है तथा वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत क्षेत्र लिख लो, फ्लक्स छोड़ दो, वैद्युत क्षेत्र 50 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम है, तो वैद्युत फ्लक्स बताइए। खाली का न्यूटन प्रति कूलाम होगा, वैद्युत फ्लक्स बताइए। क्या सवाल आप लगा सकते हैं इसको बताओ? बहुत आसान क्वेश्चन है। मान लीजिए कि ये क्षेत्रफल कहेगा तो ये लिखेंगे, और ये कितना है? ये आपका वैद्युत क्षेत्र माने ई दिया है। तो चलो जब हल करेंगे, मान लो थीटा का मान 60 डिग्री दे दिया, इसमें थीटा का मान कितना दे दिया? 60 डिग्री। तो जब हल करेंगे आप तो पहले क्या दिया? क्षेत्रफल। तो ए का मान आपके पास रहेगा 20 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 50 मीटर प्रति कूलाम, इसका मान है, ई का मान है तो 50 न्यूटन प्रति कूलाम। थीटा का मान कितना दे दिया? 60। फाई ई का मान हाँ तो होता है आपके ई इंटू ए कास थीटा, ई इंटू ए कास थीटा। ई का मान आपके पास कितना मौजूद रहेगा? 50
इंटू ए का मान कितना रहेगा 20 cos 60। तो 5 दूना 10, 2 जीरो और बढ़ा दो, फिर 60 का मान 1/2 से काट दो, तो 500 न्यूटन प्रति कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर। क्योंकि 5 अभी इंटू ए होता है तो न्यूटन प्रति कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर। इस तरीके से सवाल को क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। बना लोगे सब लोग। आ जाओ वैद्युत द्विध्रुव। देखो वैद्युत द्विध्रुव, द्विध्रुव का मतलब 2 होगा। द्विध्रुव की जब भी बात करेगा तो 2 बात होगी, जब भी द्विध्रुव की बात करेगा तो 2। जल्दी से देख लेते हैं हम। आओ, जब भी आपसे बात करेगा द्विध्रुव का तो क्या बताएंगे इसमें। देखो इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं इसको। वैद्युत द्विध्रुव की जब बात करेगा तो जब भी बात वैद्युत द्विध्रुव के कहेगा तो क्या कहेंगे। देखो सुन लो ध्यान से, माइनस क्यू एक ये क्यू होता है। कहोगे सामान क्या बात कर रहे हो, काहे खातिर आइल बड़े जा हे मर्द है छिला तनी काहे खातिर हो, हमारा खानदान के जो क्यों बैठल बा, तारा खातिर आपके लिए पढ़ाया जा रहा है। देखो एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि जब यहाँ पर बैठे हैं तो कभी यार हम लोग ये नहीं समझ में आता है कि जब आदमी बैठल बा पढ़े खातिर तन सुन लेवे के एक बात से तो दिन भर हमने के जौन करे के बा तो करे के बाद छोटा छोटा बच्चन के साथे खेले के बा, बड़ा बड़ा बच्चन के साथे खेले के बा, गुल्ली डंडा खेले के बा, चप्पी खेले के बा, क्यों ना रोके, फुटबॉल खेले के बाद दिन भर। ठीक है, देखो काम वही करना चाहिए जिससे भविष्य बनने वाला है बाबू। काम वही करना चाहिए जिससे भविष्य बनने वाला है। समझ गए बात को। काम कबो ना करे के चाहिए जौना से भविष्य खराब होने वाला। पढ़ाई से भविष्य खराब होने वाला है ना, इसलिए नहीं पढ़ते हो, पढ़ने का मन नहीं करता, उससे भविष्य बनने वाला। हाँ चलिए तो कहेंगे वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं कि समान, सुन लो ध्यान से, समान 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 परिमाण वाले और विपरीत प्रकृति वाले। याद करो सब लोग, समान परिमाण वाले और विपरीत प्रकृति वाले। समान परिमाण का मतलब होता है इसका भी 5 कूलाम तो इसका भी 5 कूलाम, दोनों का परिमाण समान है, दोनों का परिमाण समान है, लेकिन प्रकृति अलग है। प्रकृति का मतलब ये माइनस में है तो क्या होता है प्लस में। तो समान परिमाण वाले और विपरीत प्रकृति वाले जब 2 बिंदु आवेशों को एक बहुत अल्प दूरी पर रखते हैं, मान लो बहुत कम दूरी पर रखते हैं, तो जो हमें संरचना प्राप्त होता है, जो हमें संरचना दिखाई देता है या जो संरचना बनता है उसी को हम लोग कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। याद हुआ, कहा गया कि समान परिमाण के माने मान दोनों का सेम होगा लेकिन प्रकृति अलग अलग होगा। प्रकृति का मतलब होता है एक माइनस और एक क्या होता है प्लस। तो समान परिमाण वाले और विपरीत प्रकृति वाले जब 2 बिंदु आवेशों को एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर रखा जाता है तो जो हमें संरचना प्राप्त होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे उदाहरण में HCl लिख सकते हैं, KCl लिख सकते हैं, H2O लिख सकते हैं, चलिए हाँ HBr भी लिख सकते हैं, Ni भी लिख सकते हैं। अब आपके पास होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसमें से कोई एक आवेश ले लो, चलो P से डिनोट करता है, आवेश ले लिया कोई भी ले लो, एक माइनस ले लो और इनके बीच की जो दूरी होती है D, इसी के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, इसी के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो माने आवेश ले लो, माने जैसे जो वैद्युत द्विध्रुव आपने बनाया है उसमें से कोई एक आवेश ले लो और इनके जो बीच की दूरी होती है इसी के गुणनफल को हम लोग वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं P से। सुनो मात्रक का होगा, Q का मात्रक कूलाम, मात्रक की बात होता है और D का मात्रक दूरी, हाँ तो कूलाम इंटू क्या आता है मीटर, कूलाम इंटू मीटर। इसका बीमा का कूलाम के AT लिखते हैं, अरे Q बराबर IT होता है तो I के लिए AT लिखा गया और T के लिए L हो जाएगा, तो इसका LTA लिख लो। ठीक है, LTA इसका क्या आ जाएगा बीमा आ जाएगा। बहुत सिंपल था आपका, याद हुआ कि नहीं सबको। चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी से हम लोग। वैद्युत आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हम लोग तो सिद्ध कर चुके हैं इसको। चलिए आगे हम लोग सिद्ध करेंगे जिसका नाम होगा, चलो ये भी आपका पूछा जाएगा, क्वेश्चन आपके किताब में दिया है कि 2 आवेश दिए गए हैं, इनके बीच की दूरी है, तो कुल आवेश पूछ रहा है, दूरी पूछा है, तभी आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझे। चलिए एक लास्ट आज का टॉपिक रहेगा, इसी के बाद से छुट्टी कर दिया जाएगा कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में, सुनो ध्यान से, अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव का सूत्र, वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता का सूत्र, वैद्युत
द्विध्रुव के कारण कल इसको समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, एक आप डेरिवेशन बस आज के लिए सिद्ध कर लीजिए। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का सूत्र। आप लोग जरूर जा करके, बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं तो एक बार वीडियो देख लीजिएगा। अरे आप लोग नहीं देखते हैं, 11 वाले बच्चों देखते हैं, मैं देखता हूँ, देख करके आते हैं, कहते हैं कि उन लोग कहा देते हैं कि खूब बढ़िया से आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा एक बार, क्योंकि अब तुम लोग को 12 में ही जाना है। खूब अच्छा से पढ़ लेते हैं हम सब। आप लोग भी टाइम निकाल करके सुबह उठ करके पढ़िए ना, क्या करना है। 4 बजे आप उठिए, 3 बजे उठिए, 3 बजे तो आपको जगह ही जाना चाहिए। 3 बजे जा करके उसी में पढ़ते रहो मोबाइल से, क्या दिक्कत है। 1 घंटा है, 40 मिनट का होगा, उसमें देख करके बैठ के पढ़ते रहिए। आपको किताब भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, 1 घंटा में पूरा आपका रिविजन हो जाएगा। उतना भी नहीं कर पाते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का सूत्र। चलिए, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। अच्छा देखो, अच्छी स्थिति का मतलब होता है उसके अक्ष पर बिंदु लेंगे। उसके किस पर? अक्ष पर। एकदम इसको सीख लो आज। अच्छा, कितने लोग इसको सिद्ध कर सकते हैं? तो हाथों पर कर ले, कितने लोग सिद्ध कर सकते हैं? चलो ठीक है, परसेंटेज तो सही है। चलो इतना बहुत है। तुम लोग काम ये करना कि तुम लोग बैठे रहोगे, तुम लोग के पास जो बैठा है उसको दिखा देना, वो भी सिद्ध कर लेंगे। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। देखो, अच्छे का मतलब मान लो कि हमारे पास 2 आवेश है, इधर प्लस वाला होता है, इधर माइनस, क्योंकि संख्या रेखा पर भी दिखाते हैं, इधर प्लस दिखाते हैं, इधर क्या दिखाते हैं, माइनस। तो मान लो हमारे पास 2 आवेश है, क्या एक माइनस क्यू है, एक प्लस क्यू है। ठीक है, कोई ना कोई बीच में बिंदु होगा जिसको वो मान लो, कोई ना कोई बिंदु होगा जिसको वो मान लो। देखो अब सिद्ध करेंगे तो यही आएगा बाबू, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2p/r³। 2p/r³ आता है बाबू, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p/r³। चलिए, इसके बीच की दूरी को यल मान लो, कोई ना कोई तो दूरी होगा, इसके बीच की दूरी को यल मान लो, यल ही माना जाता है, ध्यान रखना। और इसका अच्छी स्थिति में कहा, चलो इसके अक्ष पर दिखा दो, यहाँ बिंदु P मान लो। इसी P पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। इसी P पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। इसी P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ठीक है, चलो इसके बीच की दूरी क्या होगी बाबू? अभी तो यल है। पहले एक केंद्र से जब देखेंगे तो R दूरी पर, इस यहाँ से R दूरी पर। ठीक है, यहाँ से इसकी दूरी क्या होगी? सोचो, जैसा पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपने R माना, ये यल है, तो इतना तो इसकी डिस्टेंस होगी, पूरा में से इतना घटा देंगे, ये पूरा जो R होगा उसमें से यल घटा देंगे, तो R माइनस यल हो जाएगा। यहाँ से इसकी डिस्टेंस क्या होगी? यल है, हाँ, तो R प्लस का हो जाएगा, यल हो जाएगा। चलिए, आप इसको लिख सकते हैं कि माना कि 2 बिंदु आवेश है, Q और माइनस Q, इनके बीच का जो बिंदु वो है, वो माइनस Q से O के बीच की दूरी यल है, O से Q की दूरी यल है, O से P की दूरी R है, प्लस Q से P की दूरी R माइनस यल है, माइनस Q से P की दूरी R प्लस यल है। फिर आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि E1 चाहे E2, तो यहाँ पर लिखोगे E बराबर क्या होगा बाबू? E1 प्लस E2। देख लो ध्यान से, E1 प्लस E2, क्योंकि 2 आपको वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, इस प्लस Q के कारण, एक माइनस Q के कारण। देख लो, चित्र भी ऐसा बनेगा। सबको मौजबानी याद होना चाहिए। देखिए 10 बच्चे बता देंगे, 10 बच्चे जो बच्चे हैं नहीं बता पा रहे, आज भी वो सीख लेंगे। E बराबर E1 प्लस E2। और आपने अभी सिद्ध किया, आज भी सिद्ध किया था, आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, आवेश के कारण, क्योंकि जब Q की होगी तो क्या होता है? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q/r²। तो चलो मान लो पहले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। पहले के कारण तो क्या होगा? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q/r के जगह क्या लिखना है? ये वाला हिस्सा देखो, ये इसके लिए लेता R माइनस यल, इसका होल स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू माइनस Q लिख लो। और यहाँ पर देखो ये ले रहे हैं तो R प्लस यल है ना, तो R प्लस यल इसका होल स्क्वायर। अब देखो, यहाँ से कुछ कामन ले सकते हैं। क्या कामन लेंगे? Q है ना, Q है 4 पाई एप्सिलॉन 0 तक कामन लेंगे, तो Q/4 पाई, जितना मैचिंग करेगा ना सब कामन ले लेंगे। तो क्या बच गया? यहाँ पर बचेगा 1/R माइनस यल, इसका होल स्क्वायर। यहाँ पर तो माइनस होगा, माइनस 1/R प्लस यल, इसका होल स्क्वायर। तो E बराबर Q/4
4 पाई एप्सिलॉन 0, उसके बाद से यहाँ पर r माइनस यल इसका होल स्क्वायर, r प्लस यल इसका होल स्क्वायर। तीसरा दीजिए गुणा कर दो तो r प्लस यल का होल स्क्वायर माइनस r माइनस यल का होल स्क्वायर। तो ये बराबर q बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0, इसको तोड़ो r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस 2rl माइनस इसको तोड़ो r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर माइनस 2rl। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बतुराना है। भाई सुनो, अगर ए पर 2 होके बी पर 2 होके तो खाली ए बी लिख के उसके ऊपर 2 कर लेते हैं, तो केवल r माइनस यल r प्लस यल इन सब के ऊपर 2 लिख लेना है। ठीक है, अब क्या होगा ई बराबर q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0। अच्छा कुछ देखो अभी पहले वैसे ही लिख लो, वैसे ही लिख लो। रुक जाओ 1 मिनट, चित्र मिटा दें, चित्र तो समझ लियो, यहाँ पर बता रहे हैं। चलो अब यहाँ से हर जगह ई बा वैसे ही लिख लो, ई के बराबर q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 वैसे ही लिख लो। अब इसको तोड़ दो, हाई तो जगह बा वैसे ही लिख लो, r स्क्वायर l स्क्वायर 2rl माइनस माइनस से गुणा सब में करो r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। लेकिन आई देखो माइनस से गुणा का मतलब सब चिन्ह बदल जाएगा, माइनस से तो प्लस हो जाएगा 2rl बटा में क्या हो जाएगा, भाई तो ए माइनस बी है, ए प्लस बी है, तो आप पढ़े होंगे ना, ए माइनस बी हो ए प्लस बी हो तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो ई बराबर q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0, और देखो कटेगा ये माइनस r स्क्वायर से प्लस r स्क्वायर कैंसिल, माइनस l स्क्वायर से प्लस l स्क्वायर कैंसिल, 2rl अभी है 2rl अभी है तो 4rl हो जाएगा। यल का मान नीचे वाला यल का मान बहुत छोटा होगा, अभी आपने चित्र बनाया था तो बहुत छोटा होता, छोड़ देते हैं, केवल r के ऊपर 2 और 2 ये आ रहा है तो 4। देख लो बाबू, जैसे r के ऊपर 2 है तो 2 आएगा तो 4 को कहा आप ऐसे लिख सकते हैं का r के ऊपर 3 गुणे r लिख सकते हैं, r के ऊपर 3 गुणे क्या लिख लेंगे r, तो एगो r से एगो r कैंसिल हो गया। तो ई बराबर अब बताओ q गुणे है 2 4 बार 4 तो 2 गुणे 2l लिख लो, 2 गुणे 2l r पर 3 और q इंटू यह लिख लो 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0, और आपने पढ़ा भी होगा ई बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 ऐसे ही लिख लो। आप पढ़े भी होंगे कि जहाँ q इंटू 2l होता है p होता है, पढ़े हैं ना कि जहाँ p बराबर होता है q इंटू 2l, तो जहाँ q इंटू 2l बताओ क्या लिख सकते हो p, तो यहाँ जहाँ q इंटू 2l है उसी जगह पर p लिखेंगे और p बराबर आपके पास हाँ ये 2 है तो 2p बराबर ई बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 2p अपान r3। इस तरीके से आप सिद्ध करेंगे, देख लो जब ये अच्छी स्थिति में रहेगा तो इस तरीके से चित्र आपको सामने दिखाई दे रहा था। अच्छी स्थिति का मतलब होता है कि जो भी बिंदु लेंगे इसके अक्ष पर लेंगे, यहाँ पर क्या होगा q1 होगा, यहाँ पर क्या होगा माइनस q या प्लस q आपका होगा, इसके बीच की दूरी को आप मान लेंगे। ये सब बनाने का तरीका होता है, देखो ये सीखने का तरीका है कि आप इसको कैसे बनाएंगे, कैसे सीखेंगे और बना सकते हैं। ठीक है, चलो अब तो मान लीजिएगा कि पढ़ाई खत्म हो रही है, कुछ बातें आप